नमस्कार। बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो के अंदर हमने अधिनायक तंत्र शासन व्यवस्था के अर्थ व उसकी परिभाषा को समझा था और उसके विभिन्न रूपों को समझा था कि किस तरीके से प्राचीन और नवीन रूप उसके दिखाई देते हैं। आज हम पढ़ेंगे आधुनिक अधिनायकवाद का उत्कर्ष, कि इसके उत्कर्ष के पीछे क्या कारण थे, कि क्या परिस्थितियां विश्व के अंदर थी जिनके कारण अधिनायकवाद का उदय हुआ। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ तो इसको ये कहा गया था कि ये लोकतंत्र का युद्ध है, स्वेच्छाचारी शासन के विरुद्ध एक तरीके से इसको माना गया था। लेकिन जब युद्ध की समाप्ति हुई तो आशा तो ये की जा रही थी कि प्रजातंत्र संपूर्ण यूरोप के अंदर स्थापित हो जाएगा। लेकिन जब युद्ध समाप्त हुआ उसके बाद जो परिस्थितियां बनी उसमें वर्साई की जो संधि हुई उसमें एक तरीके से हमें लोकतंत्र के विनाश के बीच हमें उसमें नज़र आते हैं। और जो युद्ध उपरांत जो परिस्थितियां थी उन्होंने अधिनायकवाद के उदय के में मुख्य भूमिका निभाई। सन 1939 में इटली, स्पेन, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया और जर्मनी के अंदर प्रजातंत्र की जगह अधिनायक तंत्र की स्थापना हो गई। अब कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी थी जो कि अधिनायकवाद के उत्कर्ष का कारण बनी, उसमें सबसे पहले है संसदीय संस्थाओं के प्रति अविश्वास। प्रथम विश्व युद्ध के अंदर जो भीषण विनाश हुआ और उसके कारण संसदीय जो शासन व्यवस्था थी उसके अंदर मानव का विश्वास खो गया। युद्ध से लौटे हुए जो सैनिक थे उसे लोकतंत्री शासन व्यवस्था से वो पूर्ण तरीके से असंतुष्ट दिख रहे थे और उन्हें जो युद्ध के अंदर उन्होंने जो खोया था वो एक तरीके से अब उसका हर्जाना मांग रहे थे। और इस जब संसदीय शासन व्यवस्था के प्रति जो अविश्वास था उसी ने अधिनायक तंत्र, उस असंतुष्टि ने ही अधिनायक तंत्र का उदय किया। दूसरा जो मुख्य कारण माना जाता है वो है वर्साई की संधि। इस संधि में विजेता पक्ष ने विजित पक्ष पर बहुत अधिक कड़ी शर्तें लागू की और ये संधि न्याय भावना के ऊपर आधारित नहीं थी। एक तरीके से जो इटली और जर्मनी आर्थिक दृष्टि से इस संधि के कारण बिल्कुल जर्जर अवस्था के अंदर पहुंच गए थे और वहाँ की जनता को इस स्थिति से उबारने के लिए जो इटली में मुसोलिनी और जर्मनी हिटलर ने इस संधि का ही हवाला देते हुए एक तरीके से वो अधिनायक तंत्र की ओर जनता को ले गए, या वो अधिनायकवादी व्यवस्था पे जनता का एक तरीके से विश्वास होने लगा लोकतंत्र की बजाय कि वही उन्हें आर्थिक इस स्थिति से उबार सकते हैं। तीसरा है कई देशों के लिए प्रजातंत्र नया था। प्रथम विश्व के बाद पोलैंड, यूगोस्लाविया आदि देशों की रचना कर इनमें प्रजातंत्र स्थापित किया गया। लेकिन इन देशों के अंदर प्रजातंत्र बिल्कुल नया था। वहाँ की जनता को प्रजातंत्री की जो व्यवस्था थी उनका अनुभव नहीं था और किसी भी राष्ट्र के अंदर प्रजातंत्र की स्थापना के लिए उन प्रजातांत्रिक परंपराओं का होना आवश्यक है जिनका जनता बहुत समय से पालन करती आती है या जिसको उसका अनुभव होता है। तो इस अनुभव के अभाव में वहाँ पर अधिनायकवाद की स्थापना हो गई। चौथा है आर्थिक आत्मनिर्भरता की नीति का प्रतिपादन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्वावलंबन की नीति का प्रतिपादन किया गया था और व्यवहार में इस नीति के लक्ष्य को एक अधिनायकवादी शासन में ही प्राप्त किया जा सकता था। कि जो प्रथम विश्व युद्ध के
जो हानि हुई थी या युद्धों के अंदर जो हानि हुई थी कि उसकी भरपाई एक तरीके से अधिनायक व्यवस्था स्थापित करके ही की जा सकती है। पांचवा है आर्थिक संकट। सन 1929 के विश्वव्यापी आर्थिक संकट और इस संकट के समय अमेरिका, फ्रांस आदि देशों द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीति के कारण सभी देशों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई थी और आर्थिक संकट की मुक्ति के लिए देश के आर्थिक स्रोतों का पूर्ण उपयोग आवश्यक था, जो एक नियोजित अर्थव्यवस्था से ही किया जा सकता था और इस नियोजित अर्थव्यवस्था को एक अधिनायक ही भली भांति कार्य रूप में परिणत कर सकता था। इसलिए भी अधिनायकवादी व्यवस्था है उसका विकास होता है, क्योंकि इसमें एक ही व्यक्ति के द्वारा शीघ्रतापूर्वक निर्णय लिए जाते हैं। छठा है राष्ट्र संघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में शांति स्थापित करने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्र संघ की स्थापना के थोड़े समय बाद ही राष्ट्र संघ ने अपनी जो स्थिति है वो खराब कर लिया, उसका सम्मान उसने खो दिया। निःशस्त्रीकरण सम्मेलन असफल होते जा रहे थे। बड़े देशों द्वारा किए जा रहे शस्त्रीकरण छोटे देशों में उनके अस्तित्व के प्रति शंका उत्पन्न कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में उन्होंने भी सैनिक तानाशाही के मार्ग को अपनाकर अपने आप को शक्तिशाली बनाना ही आवश्यक समझा। सातवां है प्रजातंत्र के कठिन आदर्श। प्रजातंत्र के आदर्श कार्य रूप में बहुत कठिन होते हैं। इनकी तुलना में जो अधिनायक तंत्र है उसमें सिर्फ नागरिकों को एकमात्र कार्य आज्ञा पालन ही होता है। तो युद्ध अपरांत जो परिस्थितियों में प्रजातंत्र एक भ्रम और अधिनायकवादी जो व्यवस्था थी वही वास्तविक रूप से वास्तविकता उसमें अधिनायकवाद में ही जनता को दिखाई दे रही थी, अतः उन्होंने अधिनायकवाद को ही चुना। धन्यवाद।